मेरे प्यारे मित्रों एवं विद्यार्थियों, YouTube पर प्रियंक व्यास राधे के नाम से मेरा चैनल सर्च करें और उस पर क्लिक करते ही आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इसे दबा लें। दबाते ही सब्सक्राइब हो जाएगा। पास में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें। ऊपर ऑल वाला जो है उस ऑप्शन उसको सेलेक्ट कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक आता रहेगा। और यहाँ पर लाइक वाला बटन दबा दें और पास में मौजूद शेयर बटन से सब जगह पर इसे फैला दें। एक बार ही आप सब्सक्राइब करेंगे, एक व्यक्ति एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं हिमांशु व्यास एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में फ्री टेस्ट सीरीज साइकोलॉजी की लेकर। दोस्तों 2 संडे वीडियो नहीं ला पाए, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। किसी कारणवश हम थोड़ा बिजी थे, इस वजह से हमारा जो 2 संडे थे उसमें हम वीडियो नहीं ला पाए, तो उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं, सॉरी बोलते हैं आप लोगों से। चलिए दोस्तों, तो आज हम साइकोलॉजी की यूनिट 4 लेने वाले हैं और बाकी जो यूनिट है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। जो नए जुड़े हैं वो नीचे जाके सारे जो हमारे रीड की जो टेस्ट सीरीज चल रही है लेवल 1 और लेवल 2 के लिए दोस्तों, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नीचे सारी अटेंड कर सकते हैं। देखिए जितना टेस्ट अटेंड करेंगे उतना बेस्ट रहेगा। तो आज जो रहेगा यूनिट 4 अधिगम, चिंतन और अभिप्रेरणा, इसके क्वेश्चंस आपको सुपर 30 क्वेश्चन जो हम हर बार लेकर आते हैं फिर से आपके बीच में हाजिर है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको और दे देता हूं दोस्तों, हम जो इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल लाए उस पर भी बहुत जल्दी वीडियो आप तक पहुंच जाएगा अति शीघ्र। और आई होप कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए कोरोना का माहौल है तो आपको थोड़ी सावधानी भी रखनी है और 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखें कि एक तो मास्क बराबर पहने। फिलहाल देखिए मैं अकेला बैठा हूँ इसलिए मैंने मास्क नहीं पहना है और मुझे पढ़ाना भी है इस वजह से। बाकी जहाँ आप भीड़भाड़ इलाके में जाएं तो आप ज़रूर मास्क पहन के रखें। और अब तो ये हवा में भी घूम रहा है, इसलिए मेरे हिसाब से आपको घर पे भी मास्क पहनना चाहिए। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करें और समय समय पर बार बार साबुन से आप हाथ धोएं, जैसे कि कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रहा हूँ। और दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दूँ कि ये जो सुपर 30 क्वेश्चन है आप इसको बार बार पढ़ते रहें और अटेंड करते रहें, क्योंकि देखिए अभी 20 जून का जो रीड का है वो थोड़ा सा 50-50% लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम लग रही है। फिर भी देखिए अपन को तैयारी करते रहना है। हमको आप ये पॉजिटिव लेके इसको सोचें कि आप ये सोचें कि यार चलो हमको और एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। देखिए थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता है, सब होता है, लेकिन परिस्थिति अभी अनुकूल नहीं है तो शायद मुझे लगता है कि 20 जून का जो एग्ज़ाम है शायद खिसकेगा। तो आप तैयारी करते रहें फिर भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, अधिगम के व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। चलिए दोस्तों गेस करिए। आप लोग कंप्लीट पढ़ चुके थ्योरी, अब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और उसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। दोस्तों फिर बोल रहा हूँ मैं, आप अपना उत्तर कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिए ताकि हमें पता चले कि आप कितनी अच्छी तैयारी आपने बेहतर कर रखी। चाहे गलत हो तो गलत, कोई दिक्कत नहीं है, और राइट हो तो राइट, इसमें क्या है। और लास्ट में आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप में के 30 में से सुपर 30 क्वेश्चन में से आपने कितने राइट किए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन जल्दी से जवाब दीजिए। अधिगम के व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कूट लेविन, बांडुरा, पियाजे, क्लार्क हल। जल्दी से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। यस, डी क्लार्क हल जिसका राइट है, बधाई। जिनका नहीं है आप और तैयारी अच्छे से करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार, देखिए दोस्तों सवाल अच्छे से पढ़ना है। मुख्य आधार क्या माना जाता है? दंड, आरोप, पुरस्कार, प्रशंसा, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा या अधिकारी बनने की इच्छा। यदि आपको कोई चीज़ अधिगम करना है तो उसमें सफलता का जो मुख्य आधार है वो आपके हिसाब से क्या लगता है? आप सोचिए, क्योंकि साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा माइंड का भी यूज़ हमको करते रहना है। जल्दी से उत्तर दीजिए। यस, इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। बिल्कुल, कोई लक्ष्य अगर आपके बीच में होगा तो आप उसको सीखना चाहेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अधिगम, लर्निंग, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है। मुख्य चालक जो इसका मेन मोटिवेटर है वो क्या है? अभिप्रेरणा, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण विधि या सहपाठी। बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप कि आप इसका उत्तर देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोग इजी क्वेश्चन को भी गलत करके आते हैं। चलिए द राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ए, अभिप्रेरणा। बिल्कुल। आइए आज का क्वेश्चन नंबर 4 लेके आते हैं। पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन चुन के लाए हैं कि आपको भी ये लगे कि हाँ यार हमको काफ़ी कुछ आ रहा है, काफ़ी कुछ नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा है उसको हम वापस से पढ़ें और जो आ रहा है उसको भी हम एक बार रिवाइज करते रहें। तो पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बिल्कुल ईजी
जिनका देखो, जिन लोगों ने पढ़ रखा है ना उनके लिए ईजी है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार हमारे जो हम आपको सुपर 30 क्वेश्चन दे रहे हैं उससे आपको आइडिया भी लग जाएगा किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हल, बिल्कुल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 5वां। बालक शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है। बालक जो होता है वो शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है, आपको पता ही है। ये किस प्रकार के अधिगम का माध्यम है? गत्यात्मक, समस्या समाधान, शाब्दिक या उन्नतोधर? जल्दी से उत्तर दीजिएगा। यस, गत्यात्मक। देखिए गति होती रहेगी ना उसके, बालक के शरीर में अंग का संचालन कर रहा है मतलब वो गति कर रहा है, तो आपको ऐसे याद करना है गति से गत्यात्मक। क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है। छठा क्वेश्चन, एक बालिका को साइकिल चलाना आता है। देखिए बहुत प्यारा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। एक बालिका को साइकिल चलाना, हम क्वेश्चन भी ऐसे ही लेके आते हैं ताकि आप एग्जाम में आपके सामने वो प्रस्तुत हो सके या उसका समझात होमोजेनस आपको दिख जाए। एक बालिका को साइकिल चलाना आता है, वो स्कूटी खरीदती है तो आसानी से स्कूटी चलाना सीख जाती है। यहाँ अधिगम का कौन सा स्थानांतरण है? ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिगम स्थानांतरण। आपको फिर बोल रहा हूँ मैं, इसको पढ़ के जाइएगा, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। पार्श्विक, शून्य, नकारात्मक, सकारात्मक। अब आप खुद दिमाग लगाइए, साइकिल चलाना आ रही है तो डेफिनेटली हम लोग बोलते हैं जब भी अपन को स्कूटी चलानी हो तो साइकिल पहले आनी चाहिए। तो जिसको साइकिल चलाने आ गई इसका मतलब उसको स्कूटी चलाना भी आ गया, तो फायदा हुआ ना, स्कूटी चलाने में साइकिल चलाने का फायदा हुआ है। तो यहाँ पे आप खुद सोच सकते हैं कि ये किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण हो सकता है। जल्दी से उत्तर दीजिएगा। यस, सकारात्मक, बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का। चलिए 7वां क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि की पुष्टि करने के लिए कोहलर, आपको पता है अंतर्दृष्टि का सीधा संबंध कोहलर से होगा, और कोहलर ने एक चिंपांजी पर प्रयोग किया था। उस चिंपांजी का नाम देखिए, आज का सबसे इजी और सबसे प्यारा क्वेश्चन है, सुल्तान, शेरशाह, बादशाह या राजा? हिस्ट्री से यहाँ पे कुछ वर्ड लेके डाल दिया है, लेकिन आपको पता होगा कि कोहलर ने जो चिंपांजी पे प्रयोग किया था, चिंपांजी का नाम आपको याद रखना है प्यारे मित्रों। यस, काफ़ी बच्चों के राइट आंसर है सुल्तान, कमेंट करिएगा सुल्तान। यस। 8वां क्वेश्चन, विकृत लिखावट, है ना, विकृत लिखावट समझ पा रहे होंगे आप, विकृत शब्द से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैल्कुलिया? जल्दी से उत्तर दीजिएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। विकृत लिखावट, लिखावट में थोड़ा बहुत उल्टा नीचे हो जाता है, स लिखना हो तो ऐसा लिख दिया उसने, है ना, स को ऐसे लिखना होता है तो वो थोड़ा उल्टा लिखता है। इस प्रकार की जो भी विकृत लिखावट है वो किस में काउंट होती है? यस, डिसग्राफिया दोस्तों, बिल्कुल डिसग्राफिया। मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैल्कुलिया और ADHD ये भी आगे भी आ जाएगा क्वेश्चन, लेकिन आप इनको एक बार जरूर पढ़ के जाएं, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा दोस्तों। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको 100% क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो विकृत लिखावट का सीधा संबंध किससे? डिसग्राफिया से। क्लियर? याद रखने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो कई बार गलत हो जाता है, ग्राफ विकृत हो जाता है ना, ग्राफ बनाते बनाते विकृत हो जाता है। तो आप ऐसे याद करेंगे कि डिसग्राफिया जब भी आएगा तो आपको विकृत लिखावट को सीधा कोरिलेट करना है। आइए आज का 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है या मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है? यह परिभाषा किस विद्वान की है? रूसो की, वैलेंटाइन की, रॉस की या पावलोव की? जैसा कि आपको विदित है कि हर एग्जाम के अंदर 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो सीधा परिभाषा से संबंधित होते हैं, तो यहाँ भी हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, तो बताइएगा यह राइट आंसर क्या रहेगा इसका? बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर, रॉस। ध्यान रखना, रूसो मत कर देना, रूसो नॉट करेक्ट आंसर, रॉस। रॉस ने बोला है कि जो चिंतन है वो मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, या मैं कह दूं कि ये मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। चिंतन क्या होता है? जब हम चिंतन करते हैं तो हम क्या चिंतन कैसे करते हैं? आप सोच के देखिए, हम क्या करते हैं कि हमारी दिमाग में सोचते रहते हैं बातों को, हम मन की बातों को, दिल की बातों को बार बार हम सोचते रहते हैं, तो एक प्रकार की मानसिक क्रिया हुई चिंतन, और ये दिया था रॉस। तो याद करने का तरीका है, रॉस आजकल चिंता में है। आपको क्या ट्रिक याद करनी? रॉस आजकल चिंता में है, तो चिंतन की जब भी बात आएगी तो आपको रॉस याद रखना है। चलिए आपके लिए आज का मोटिवेशन, जैसा कि हम हर बार लाते हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों केवल पंख लग जाने से ही कुछ नहीं होगा, आपके अंदर एक हौसला, आपके अंदर एक जुनून, एक जज्बा होना चाहिए कि मैं यहाँ तक उड़ सकता हूँ। तो ये आपके लिए मोटिवेशन था। क्योंकि हमको रीट की जो मंजिल है, हमको जो रीट की मंजिल है वो हमको पानी है दोस्तों। कोई बात नहीं, एग्ज़ाम अभी नहीं हो रहा है तो ज़रूर होगा। कभी कभी क्या है कि थोड़ा सा विपरीत परिस्थिति आ जाती है, परंतु आप
बिल्कुल घबराए नहीं, हौसलों से काम ले, जुनून रखे, जज्बा रखे और अपने आप को मोटिवेट करते रहें। जिन लोगों की, काफ़ी लोगों की अच्छी तैयारी है, वो लगभग सोच रहे थे कि एग्ज़ाम हो जाता तो अच्छा होता, और मैं भी चाहता था कि एग्ज़ाम हो जाए तो बेस्ट रहता, परंतु अब देखिए बीमारी ऐसी आ गई है कि क्या कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, भूख एक चालक है और भोजन यहाँ पर क्या रहेगा? साधन, साध्य, उद्दीपन, इच्छा पूर्ति। जल्दी से इसका उत्तर तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। यस, उद्दीपन। उद्दीपन याद रखना, भूख चालक है तो भोजन क्या रहेगा? उद्दीपन। क्योंकि आप दिमाग लगाइए, भोजन एक प्रकार का आपको खाने के लिए उद्दीपित करता है, आपको स्टिमुलस करता है। क्लियर? आगे बढ़े। 11वां क्वेश्चन, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन प्रदान करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सबसे ज़्यादा मोटिवेशन प्रदान करने में बेस्ट जिसकी भूमिका रहेगी वो किसकी रहेगी? शिक्षक, माता पिता, सहपाठी या नेता? जल्दी से उत्तर दीजिएगा, जल्दी से उत्तर दीजिएगा इसका। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यस, शिक्षक। दोस्तों क्योंकि हम स्कूल में 6 घंटे रहते हैं और वहाँ से हमको काफ़ी कुछ मिलता है। हालांकि प्रथम हमारी जो गुरु होती है वो माता होती है, घर पे भी हम रहते हैं, वहाँ से भी हमको काफ़ी कुछ मिलता है, परंतु जो मेन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो आपको हर तरीके से बताएगा कि ऐसा करने से ऐसा होगा, आप ऐसा बढ़ेंगे, तो वो सब बताने वाले शिक्षक है। अतः शिक्षक का सम्मान भी करें दोस्तों। जब कभी भी मिल जाए तो उनसे डर के भागे नहीं, छुपे नहीं, उनसे आशीर्वाद लें, उनका सम्मान करें। तो 11वां का ए इज द राइट आंसर। 12वां क्वेश्चन, लेविन। आपको पता होगा लेविन, कूट लेविन की बात हो रही है। तो लेविन के अनुसार व्यवहार व्यक्ति तथा वातावरण का कार्य है। जो व्यवहार है वो व्यक्ति तथा वातावरण का कार्य है। इन्होंने किस सिद्धांत में इस बात को महत्व दिया है? सिद्धांत कौन सा है वो? जल्दी से उत्तर दीजिएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। 12वां, यस, क्षेत्रीय सिद्धांत। याद रख लेना, कूट लेविन, सीधा याद करो आप, एक एक वर्ड याद करिए। देखिए लेविन का सीधा संबंध आपको क्या याद कर लेना? क्षेत्रीय सिद्धांत, क्षेत्र से संबंधित। ठीक है, क्षेत्रीय सिद्धांत, बस लेविन क्षेत्रीय सिद्धांत ऐसे याद करिएगा आप, तो इजीली आपको याद हो जाएगा। आइए 13वां क्वेश्चन, स्वाभाविक प्रेरक है। स्वाभाविक प्रेरक, दंड, पुरस्कार, अनुकरण या प्रशंसा? क्या आंसर रहेगा? सी, अनुकरण दोस्तों, बिल्कुल अनुकरण। आइए 14वां क्वेश्चन, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर बोल रहा हूँ कि कौन कौन से कारक जो हैं वो हमारे मोटिवेशन को या अभिप्रेरणा को इफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। आवश्यकता है, बताइए, आवश्यकता कर सकता है, आकांक्षा, स्तर एवं रुचि, संवेगात्मक स्थिति या उपयुक्त सभी? बिल्कुल उपयुक्त सभी दोस्तों, उपयुक्त सभी। लेकिन मैं आपको फिर बोलता हूँ, हर बार उपयुक्त सभी भी नहीं ठोक के आना, थोड़ा सा दिमाग का यूज करके फिर आपको करके आना। आइए 15वां क्वेश्चन, बहुत प्यारा, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? मोटिवेशन, जल्दी से उत्तर दीजिए। फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, कोई? मैं वेट कर रहा हूँ। बिल्कुल 15वां का राइट आंसर रहेगा दोस्तों लैटिन। आपको बता दूं, मोटिवेशन जो शब्द है वो मोटम, लैटिन भाषा का एक वर्ड है मोटम, वहां से निकला है और इसका मतलब क्या होता है? टू मूव। क्या करना? टू मूव, किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाना, उसको येन केन प्रकरण, उसको आगे बढ़ाना, टू मूव करना। तो याद रखना, मोटम शब्द लैटिन वर्ड है, वहां से मोटिवेशन आया है। 16वां क्वेश्चन, अधिगम आधारित प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, क्रिया तथा पुनर्बलन निहित है, ये कथन किसने दिया है? क्योंकि मैंने आपको कहा है कि परिभाषा से क्वेश्चन आते हैं, तो आप, आई होप आप इसका राइट आंसर देंगे। सोरेनसन, स्किनर, गुड या जॉनसन? जल्दी से 16वां क्वेश्चन, अधिगम आधारित प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, क्रिया तथा पुनर्बलन निहित है। यस, सोरेनसन दोस्तों, ए इज द करेक्ट आंसर, सोरेनसन। 17वां क्वेश्चन, शक्ति अभिप्रेरणा का मापन किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शक्ति अभिप्रेरणा का मापन किया जाता है, CAT, TAT, DAT या BAT? जल्दी से उत्तर दीजिएगा। एक तो आप इनकी सबकी फुल फॉर्म याद कर लेना, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। CAT का नाम बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, बी इज द करेक्ट आंसर, TAT। 17वें का राइट आंसर क्या रहेगा? TAT, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। बिल्कुल, ये शक्ति अभिप्रेरणा का मापन करता है। 18वां क्वेश्चन, क्रोध एवं भय प्रेरक है। 18वां क्वेश्चन रहेगा, क्रोध एवं भय प्रेरक है, ये किस प्रकार का प्रेरक है? क्रोध और भय। क्रोध और भय स्वाभाविक, अर्जित, मनोवैज्ञानिक या कृत्रिम? देखिए क्रोध क्या है, आप सोचिए, ये एक स्वाभाविक है, अर्जित है, कृत्रिम है या मनोवैज्ञानिक है? भय क्या है दोस्तों? दोनों के दोनों का राइट आंसर रहेगा मनोवैज्ञानिक। क्रोध और भय प्रेरक किस प्रकार का है? मनोवैज्ञानिक प्रेरक है, क्योंकि ये हमारे दिमाग का एक चीज़ है कि हमको क्रोध आ गया, हमको भय लग रहा है। ठीक है दोस्तों। 19वां क्वेश्चन, सीखने के वक्र, कर्व, वक्र का मतलब क्या हो गया? कर्व। सीखने के जो वक्र है वो क्या है? सीखने की प्रगति के सूचक है। बिल्कुल, ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा इसका। सीखने की प्रगति के क्या रहेंगे? सूचक रहेंगे। आइए
20वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फिर से एक इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको होमवर्क दिया, एक होमवर्क आपको दिया है कि आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे किसका क्या मतलब होता है। बच्चों में गणित सीखने संबंधी अक्षमता है, अक्षमता, गणित को सीखने की जो अक्षमता है वो किस में काउंट होती है? डिसग्राफिया, हाइपरलेक्सिया, डिसकैलकुलिया या कोई नहीं। आपको बताया था डिसग्राफिया तो किस में आता है? मैंने आपको बताया था ग्राफ, विकृत, विकृत लिखावट, याद आया कुछ? लेकिन गणित संबंधी की जब भी बात करें तो आपको मैं एक ट्रिक और बता देता हूँ। देखो गणित कैलकुलेटर से याद रखना आप। कैलकुलेटर में हम लोग क्या करते हैं? गणित करते हैं ना, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। तो आपको वहाँ से याद रखना गणित सीखने संबंधी जो अक्षमता है वो क्या राइट आंसर रहेगा? डिसकैलकुलिया। क्लियर? क्योंकि इसके अंदर पीछे कैलकुलिया शब्द आ रहा है तो आपको याद रखना है कैलकुलेटर की बात हो रही है। इस प्रकार से आप ट्रिक से याद करेंगे। तो 20वें का राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा? डिसकैलकुलिया। आइए आज 21वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि मैं और प्रियंक सर दोनों रीट 2018 सेलेक्टेड है और हमारे मार्गदर्शन में यदि आप तैयारी करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके लिए हम 1 अप्रैल से प्रतिदिन शाम को 6 बजे हम वीडियो अपलोड करते हैं। आजकल हर संडे आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं, केवल प्रियंक व्यास राधे सर्च करके इस पर यहाँ पे सब्सक्राइब पर आप क्लिक कर दीजिए ताकि जितने भी नए वीडियो आएंगे, इसके अलावा भी स्क्रीन पे भी हम काफ़ी कुछ नए वीडियो लाने वाले हैं, तो आपके लिए बेनिफिट है और निःशुल्क है। तो फ्री टेस्ट सीरीज आप लोगों को दे रहे हैं रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करिए। देखिए जितना आप शेयर करेंगे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है और ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ेंगे तो उनके लिए भी बेनिफिट है और आपको भी एक पुण्य का काम, पुण्य प्राप्त होगा। आइए 21वां क्वेश्चन, ADHD। मैंने बताया था आपको ADHD है किस प्रकार का। देखिए 3rd ग्रेड के अंदर पूछा गया सवाल है दोस्तों, 3rd ग्रेड के अंदर ऑलरेडी पूछा हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ADHD। वाणी विकृति, अवधान विकृति, पठन विकृति या गणन विकृति? जल्दी से उत्तर दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार इस पर आपको मैं जोर दे रहा हूँ। ADHD, अवधान विकृति दोस्तों, राइट आंसर रहेगा अवधान विकृति। ठीक है, अवधान। आइए 22वां क्वेश्चन आज बढ़ते हैं आगे। वैचारिक क्रिया अवस्था होती है, वैचारिक क्रिया, सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। वैचारिक क्रिया अवस्था यानी बच्चा अब विचार करने लग जाएगा, सोचने लग जाएगा, वो हर चीज़ के बारे में विचार करेगा और उसके बाद ही कोई ना कोई डिसीजन वो लेगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा 22वें का? 7 से 12 वर्ष तक दोस्तों। क्या रहेगा? 7 से 12 वर्ष। बिल्कुल आप अच्छे से याद कर लीजिए, 7 से जो 12 वर्ष जो एज है वो वैचारिक क्रिया अवस्था कहलाएगी। क्लियर? आइए 23वां क्वेश्चन, पावलाव। सभी को पता है, आपने अच्छे से तैयारी करी होगी, तो जिन्होंने नहीं करी तो आइए हम हमारे साथ जुड़िए, हम बता रहे हैं। पावलाव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा जाता है? दोस्तों आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं मैं कि केवल पढ़ने से ही सब कुछ नहीं होता है। पढ़ने के साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन, हम जो आपको बता रहे हैं इसको आप ज्वाइन कीजिए और बिल्कुल मन से और दिल से, एक सीरियसली एग्जाम दे रहे हो इस प्रकार से आप इसको अटेंड कीजिए। आपको मज़ा भी आएगा और आप अपना खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन भी कर पाएंगे, खुद का आप टेस्ट परीक्षण भी कर पाएंगे कि हाँ यार मुझे 30 में से 20 राइट हो रहे हैं, 25 राइट हो रहे हैं, तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो 23वें का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? अनानुबंधित उद्दीपक। क्लियर? अनानुबंधित याद रख लेना ये, क्योंकि ये अनुबंधित अनानुबंधित ये सब सेम लगते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अनानुबंधित उद्दीपक जो रहेगा वो पावलाव के प्रयोग में रहेगा। 24वां क्वेश्चन, कबीर के दोहे को याद कर लेने पर भी एक बालक की रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है? निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है दोस्तों? यानी कबीर के दोहा याद कर लिया लेकिन रहीम के दोहे को याद करने में अभी भी थोड़ा सा दिक्कत उसको आ रही है, तो आप खुद सोच के इसका उत्तर दे सकते हैं। नकारात्मक, दोनों स्थितियों में समानता, शून्य या सकारात्मक। मतलब एक का फायदा दूसरे में नहीं हुआ है, एक का फायदा दूसरे में नहीं हुआ है। अगर होता तो आप सकारात्मक, जैसे अपन ने आगे पढ़ा था, साइकिल चलाने का फायदा क्या मिल रहा था कि वो स्कूटी चलाने में उसको आसानी हो रही थी, बहुत जल्दी सीख रही थे। तो यहाँ पे कबीर का दोहा याद कर लेने पर रहीम के दोहे में इतना सुधार नहीं हो पा रहा है। तो ये किस प्रकार का स्थानांतरण है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल शून्य स्थानांतरण, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं है, तो शून्य स्थानांतरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा, इंपॉर्टेंट। आप अपने जूते एक रैक पर रखते हैं, आप जब भी स्कूल जाते होंगे या आप कहीं ऑफिस जाते होंगे या कुछ काम करते होंगे, मार्केट में जाते होंगे या कुछ भी करते होंगे, तो आप अपने जूते एक रैक पे रखते हैं, उस रैक को उस स्थान से हटा दिया है, फिर भी आप जूते रखने उसी स्थान पर जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा। या मैं आपको एक और बता दूं, जब आप घर पे कभी कपड़े टांगते होंगे किसी जगह पर, आपने देखा होगा यदि वो स्थान अगर चेंज कर दिया जाए तो आप बार बार, आपकी जो दिशा है, आपके जो
आपका जो शरीर है वो ऑटोमेटिक उस दिशा पे जाएगा जहाँ आप पहले कपड़े टांगते थे। सही है या गलत है? बताइए। सही है, बिल्कुल। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जहाँ पर जूते आप रखते थे, वहाँ से हटा दिया है, तो अब वापस आप उसी जगह पर जाओगे जहाँ पहले रखते थे। तो ऐसा होने का कारण क्या है, उसका रीज़न क्या है दोस्तों? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पुनर्बलन, अंतर्दृष्टि, अनुबंधन या भूल? बताइए, इसी क्या खास बात है? अनुबंधन दोस्तों, आपने एक्चुअल में एक आदत बन गई थी आपकी, समझ रहे हो? क्योंकि हम डेली में करते थे उस चीज़ को, बार बार हम जैसे आते हैं वहीं रखते, तो एक आदत बढ़ गई थी, उससे हमारा उसके प्रति एक अनुबंधन हो गया था, हमारा एक एग्रीमेंट साइन हो गया था। क्लियर बात समझ में आ रही है आपको? तो एक गहरा जन्मों जन्मों का रिश्ता जो अपन कहते हैं वो बंध गया था, अनुबंधन हो गया था। तो अब उसको थोड़ा सा तोड़ने में क्या करना पड़ेगा? टाइम लगता है। उसी वजह से भूलवश हम लोग वहाँ पर रख देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, भूलवश मैंने बोला है तो भूल यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, टेक्निकली वर्ड की बात होगी अनुबंधन। क्लियर दोस्तों? हमारा उसके साथ बहुत अच्छा अनुबंधन था। आइए 26वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है दोस्तों। शिक्षा कैसी है? त्रिमुखी प्रक्रिया है। ये किसने दिया था? बिल्कुल 26वें का राइट आंसर क्या रहेगा? जॉन डीवी। मैं एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया, ये तीन मुखी मैंने बना दिया है। किस किस के बीच में आप नीचे कमेंट करेंगे जल्दी से? देखिए, जितने होमवर्क मैं क्लास के दौरान आपको दे रहा हूँ, आप जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। ये तीन मुखी जो हैं वो, ये तीन यहाँ पर कौन कौन है? शिक्षक है कि विद्यार्थी है कि पाठ्य पुस्तक है कि दूसरी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं कि क्या है? बताइएगा आप। माता पिता है कि दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल है या आपका मोबाइल है या क्या है चीज़ें? आप जरूर बताइएगा। तो इसका क्या आंसर राइट रहेगा? जॉन डीवी ने बताया त्रिमुखी प्रक्रिया, अच्छे से याद कर लीजिए। 27वां क्वेश्चन, एक बालिका अपने माता पिता को बड़ों के चरण स्पर्श करते देख बड़ों के चरण स्पर्श करना सीखती है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत है? सीधी सी बात है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फिर से इंपॉर्टेंट। देखिए, यदि आप लोग अपने घर पर माता पिता को पैर पड़ रहे हैं, गुरुजनों को पैर पड़ रहे हैं, और यदि आपके आसपास मोहल्ले में कोई छोटे बच्चे हैं, आपके घर में कोई छोटे बच्चे वो देखते हैं आपको, तो उनके अंदर भी एक भावना विकसित हो जाती है कि वो भी क्या करेंगे कि बड़े जितने भी उनको पैर पड़ेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, उनका चरण स्पर्श करेंगे। दोस्तों, बहुत अच्छे संस्कार भी है ये, और अपने बच्चों को जरूर ये संस्कार आप दीजिए। यदि आप टीचर बन जाएंगे तो बच्चों को भी आप सिखाइए, और हमारे जो बच्चे हैं उनको भी आप जरूर सिखाइए। जो भी आपके बच्चे हैं उनको आप ये संस्कार जरूर दीजिए। देखिए, संस्कार अगर होगा ना, मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, यदि हमारे अंदर, हमारे बच्चों में या हम लोगों में संस्कार यदि होगा तो हमें कोई इस दुनिया के अंदर रोक नहीं सकता है मंजिल तक पहुंचने में। बस एक चीज़ पकड़ के चलिएगा, संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टैलेंट सब में होता है, आप पढ़ाई करेंगे, सब करेंगे, लेकिन संस्कार ना भूलें। ठीक है, संस्कार बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। तो अधिगम का ये कौन सा सिद्धांत है? पुनर्बलन, आवश्यकता, अनुकरण। क्या कर रहा है वो बालिका वहाँ पे? क्या कर रही है? अनुकरण कर रही कि नहीं कर रही? देख कर सीख रही है। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? सी, 27वें का सी। आइए 28वां क्वेश्चन, गेस्टाल्ट का अर्थ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गेस्टाल्ट का अर्थ है व्यवहार के रूप में, परिवर्तन के रूप में, मशीनों के रूप में, या डी समग्र के रूप में? दोस्तों, सीधी सी बात है, गेस्टाल्ट का मतलब होता है समग्र, पूरा, कंप्लीट, पूरी की बात चल रही है। गेस्टाल्ट थ्योरी मतलब समग्र, संपूर्ण। तो 28वें का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? डी, समग्र के रूप में। आइए 29वां क्वेश्चन, पूजा सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रही है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा। जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी है। हमारा एक ही आपको माँ सरस्वती धाम क्लासेज ऋषभदेव और प्रियंक सर और मैं आपको हमेशा एक ही बात कहते हैं कि जल्दबाजी ना करें, इस क्वेश्चन को आराम से देखें, समझें, उसके बाद आप उसका उत्तर दीजिए। तो पूजा सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रही है, उसी दौरान उसके रीट का परिणाम आ जाता है और वो उसके अंदर असफल हो जाती है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हर एग्ज़ाम में सफल होएं, ऐसी हमारी कामना है, ऐसी हमारी दुआ है। तो आइए, ये एक क्वेश्चन है, असफल हो जाती है, वह दुखी होकर तैयारी बंद कर देती है। क्लार्क हल के अनुसार उसे आवश्यकता है। देखिए, अक्सर ऐसा होता है, हमने भी एग्ज़ाम दिए, कई बार ऐसा मन में हो जाता है कि यार इतनी तैयारी करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो अब क्या करें, छोड़ो यार, पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ो। लेकिन दोस्तों, जब भी ऐसा होए तो हमेशा चींटी का उदाहरण याद रखना। एक छोटा सा दाना लेके बार बार चढ़ती गिरती है, चढ़ती गिरती है, चढ़ती गिरती है, लेकिन अंत में वापस चढ़ ही जाती है दोस्तों। तो आपको भी एक कॉन्फिडेंट रहना है और अपने अंदर एक आत्मविश्वास लाना है दोस्तों। आपको ये सोचना है कि कोई बात नहीं यार, इस बार नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है मेरे अंदर कुछ कमी रह गई होगी थोड़ी बहुत, तो मैं अगली बार फिर से अच्छे से तैयारी करूँगा और फिर एग्ज़ाम
क्लियर करेंगे। तो ये भावना होनी चाहिए। तो यहाँ पर पूजा को क्या मिलना चाहिए, आप खुद बताइए। सफलता, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन या भोजन? बिल्कुल, क्या मिलना चाहिए? पुनर्बलन। देखिए मोटिवेशन तो मिलना ही चाहिए, मोटिवेशन तो मिलेगा ही, लेकिन द राइट आंसर क्या रहेगा इसका? पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट उसको मिलना चाहिए। उसको और कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, शिक्षक, माता पिता या कोई दोस्त वगैरह में, जो उसको ये कहे कि यार कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो और तैयारी कर, थोड़ी बहुत कमी रहेगी, बिल्कुल चिंता मत कर, पिछली बार लास्ट टाइम जितनी मेहनत करी थी उससे डबल मेहनत इस बार कर, और तेरा सिलेक्शन 100% होके रहेगा और तुम टॉप पे भी आ सकते हो, टॉप पर आ जाओगे। ऐसा कॉन्फिडेंस आपको उसमें देना है, पुनर्बलन करना है। ठीक है दोस्तों, और मैं आप लोगों को एक सलाह भी दे रहा हूँ, अपने दोस्त भी ऐसे चुनिए जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं। नेगेटिव दोस्त को यदि रखोगे तो जीवन में समस्या आ सकती है। चलिए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का हमारा जो साइकोलॉजी का यूनिट 4 का जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण में सामान्य तथा विशिष्ट अंश का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है दोस्तों? ब्लूम, C.H. जूड, स्किनर या स्पीयरमैन? अधिगम स्थानांतरण में सामान्य तथा विशिष्ट अंश का सिद्धांत ये किसने दिया है? बिल्कुल द राइट आंसर डी, स्पीयरमैन। तो दोस्तों ये सुपर 30 क्वेश्चन थे। फिर से आपको कह रहा हूँ, आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट सीरीज हम लोग लेके आते हैं रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। तो हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखिए शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट करिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि माँ सरस्वती धाम क्लासेस ऋषभदेव आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा है ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, आप समाज में मान सम्मान प्राप्त करें, अपने दोस्तों में अचीवमेंट प्राप्त करें और अपनी आजीविका आप चलाते रहें और अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, सुपर 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट संडे फिर नई क्लास लेकर आएंगे और हमारा जो इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है उस पर भी बहुत जल्दी आपको क्लास मिल जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय माँ सरस्वती, इनकलाब जिंदाबाद।